दिला दिया ये रिकॉर्डिंग, तो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जो पुरानी क्लासेस की है वो अब ग्रुप पर सेंड करना मुश्किल है क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। और या तो हम गूगल ड्राइव के थ्रू सेट करें, वी आर सर्चिंग फॉर दी ऑल्टरनेटिव्स, बट सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपको कभी कॉलेज आना हो, कभी आप असाइनमेंट सबमिट करने कॉलेज आ रहे हो या एग्जाम फॉर्म देने आ रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग जो है आप यहीं से ही कलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी पेन ड्राइव लेकर के आइए और ये रिकॉर्डिंग अपने साथ कलेक्ट करके ले जाइए। 3 दिन की रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कंप्रेस वो भी साइज बहुत बड़ा होगा लोकेश, तो ये प्रॉब्लम उसमें रहेगी, लेकिन फिर भी हम वी आर ट्राइंग कि हम इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ जी, तो आज हम प्रिपरेशन टिप्स और प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक जो हमारा डिस्कशन रहा था वो एग्जाम के रूल्स के ऊपर रहा था। हमने अभी तक ये देखा कि ये जो ओपन बुक एग्जाम्स है उसके रूल्स क्या क्या है। हमने आपको बार बार ये डिटेल में समझा दिया है कि आपको कैसे अपने हर सब्जेक्ट कॉपी बनानी है, कैसे आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट अटैच करना जरूरी है हर कॉपी के पहले, कैसे आपको एडमिट कार्ड का एक कॉपी हर कॉपी के पहले लगाना जरूरी है, आपको अपनी कॉपीज अपने कॉलेज में ही जमा करना है, जीएसबी में ही जमा करना है, एसबी वगैरह में जमा नहीं होगी, जीएसबी में ही जमा करना है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और जो पोस्ट करेंगे वो एसबी के एड्रेस पर करेंगे, ये भी हम बता चुके हैं। और आज हम आपको एसबी और जीएसबी इन दोनों का एड्रेस जो है वो भी बता देंगे, ठीक है। डिटेल में आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा, और जो जो पोस्ट से कर रहा है वो एसबी के एड्रेस पर भेज सकते हैं। ये सारी डिटेल हम पहले ये रूल्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो ओपन बुक एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे की जाए और इसमें प्रेजेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स है, राइट। आपके पास थ्योरी पेपर्स भी हैं और आपके पास न्यूमेरिकल पेपर्स भी हैं। थ्योरी पेपर्स में तो कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होंगे और न्यूमेरिकल पेपर्स में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे, और कहीं कहीं ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल रहेगा, कहीं कहीं चॉइस भी अवेलेबल रहेगी, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। अब कल जब बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर जब अपलोड होगा तो ज्यादा हम डिटेल में बता पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई कंफर्म्ड न्यूज नहीं है कि क्या फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर्स का। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं अभी तक के डीएवीबी के फॉर्मेट को देखते हुए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो फिर थ्योरी का भी उसमें बैलेंस होगा, कहीं चॉइस होगी और कहीं चॉइस नहीं भी होगी, कहीं न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी दिया हुआ होगा। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है, राइट। हाँ जी, तो अगर हम थ्योरेटिकल पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देख करके ये लोकेट करना जरूरी होगा कि वो क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे कि एमपी हायर एजुकेशन मिनिस्टर का जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया था ओपन बुक एग्जाम्स के ऊपर, मार्च अप्रैल के आसपास ये स्टेटमेंट आया था, तब उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ना पूछें। इस बार उनकी कोशिश रहेगी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने की, ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने की, कि बच्चा भले ही ओपन बुक एग्जाम दे लेकिन उसके बाद भी ओपन बुक एग्जाम देने के बाद भी उसका हम नॉलेज प्रॉपरली टेस्ट करें, ठीक है। बीबी और बीकॉम एग्जाम्स दोनों में ही ऐसा कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाने का अंदेशा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ये तो बीकॉम बीबीए के जब पेपर सामने आएंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन अंदेशा इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जैसे आसान ओपन बुक एग्जाम्स नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल ओपन बुक एग्जाम्स होने की उम्मीद दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम थ्योरी पेपर्स की बात करें तो थ्योरी पेपर्स में आप कंटेंट से कंप्लीटली फैमिलियर हो जाइए पहले ही, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बीबीए में बात किया तो एमआईएस में काफी सारी थ्योरी होती है, सेकंड सेम फोर्थ सेम में एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत थ्योरी होती है, सिक्स सेम में रिटेल मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर थ्योरी होती है, इंडियन इथोस में थ्योरी है। तो वहां पर आप कंप्लीटली फैमिलियर हो जाइए कॉन्सेप्ट से। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कंप्लीटली थ्योरी है, आप पहले कंप्लीटली उस थ्योरी को पढ़ लीजिए, अपनी बुक्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ लीजिए, आपके जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ लीजिए,
ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस टॉपिक में क्या कवरेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको आंसर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश में प्रॉपरली आंसर्स नहीं लिख पाते हैं याद रख के, उनके लिए भी इस बार आसानी है कि ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में पढ़ करके पहले से ही समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो 3-4 दिन का जो आपके पास वक्त होगा, उस 3-4 दिन के वक्त में आपको ऑल 9 पेपर्स को सॉल्व करना है। तो आपके पास उस वक्त इतना स्कोप अवेलेबल नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी किताब उस वक्त पढ़ करके फिर आसानी से ढूंढो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। इस वजह से कंप्लीटली सभी कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़ करके रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ओपन बुक एग्जाम से तो हम बहुत टाइम से ही कह रहे हैं कि क्लासेस अगर आपने अटेंड किए तो आपको ज्यादा आसानी होगी, भले ही आपने घर पर पढ़ाई अलग से नहीं की, क्योंकि क्लासेस अटेंड किए तो आपको ये मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ से पूछी जा रही है और उसका एस्टिमेटेड जवाब क्या है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आंसर्स लिखने में। तो इस वजह से कंटेंट पहले पूरा पढ़ लीजिए, अपने नोट्स अपने बुक्स को थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए पहले से ही पढ़ लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। और कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उसको आसानी से लोकेट कर पाए कि वो कौन से पोर्शन से पूछा गया है। अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट इसलिए ना रहे क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के पास उसके सही आंसर्स नहीं हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिंदगी में अपने आप के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। तो इस वजह से कोशिश करके थ्योरेटिकल पेपर्स का पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट आता है तो टीचर्स आपके साथ हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में हमारे पास ज्यादा स्कोप अवेलेबल नहीं है, एक ही दिन बचा है, कल तो पेपर्स आ जाएंगे। और बीकॉम थर्ड ईयर वालों को हम कई दिनों से कह ही रहे हैं कि आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी बढ़ा लें। जो बच्चे कर पाए उनके लिए तो बहुत अच्छा, और जो बच्चे नहीं कर पाए वो कल पेपर सॉल्व करने में फॉर श्योर डिफिकल्टी फेस करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप थियोरेटिकल पेपर्स के लिए सभी नोट्स सभी बुक्स की एक कंप्लीट रीडिंग ले लीजिए, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो टीचर से पूछ लीजिए, ठीक है। थ्योरी पेपर्स के लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। न्यूमेरिकल पेपर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? न्यूमेरिकल पेपर्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मतलब इधर आपने किताब की थ्योरी पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, नोट्स पढ़ लिए, लेकिन इसके साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया जो कि आपको किताबों में नहीं मिल रहा, तो आपको उस वक्त कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, ताकि आपने वो सही सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया है। और ऐसा भी तो हो सकता है कोई नए टाइप के क्वेश्चन बना करके पूछ ले, या कोई दो टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछ ले। तो ऐसी सिचुएशन में इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। और आप आसानी से कम समय में सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर भी पाएंगे, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि जो थ्योरी पेपर्स हैं उनके लिए तो आप कंप्लीट रीडिंग कर लीजिए, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उसकी ठीक से कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, ताकि आप ये लोकेट कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछा गया है। और अगर कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग हो, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप अच्छे से कंटेंट को पढ़ लें, ठीक है। न्यूमेरिकल पेपर्स के लिए हमने ये डिसाइड किया कि जहां जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके लिए तो थ्योरी पेपर वाली ही स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल है। जहां जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की बात आ रही है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ करके अच्छी तरीके से समझ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, ताकि कोई अगर नए टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से अपीयर कर पाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस वक्त, और आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो कि आप अपने आंसर्स को चेक कर पाओ, किसी से क्रॉस वेरीफाई कर पाओ। इस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए पहले से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लीजिए। और एक और जो पते की बात है वो ये है कि आगे आने वाले कोर्सेज में, भले आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उस चीज के बेसिक को तो लेंगे ही, और आगे जब पीजी करेंगे या कोई दूसरी चीज करेंगे तो ये जो चीजें आपने पढ़ी है इसके लिए ही तो हम एग्जाम देते हैं ना। तो ऐसा ना हो कि ओपन बुक एग्जाम में तो आपने अपने फाउंडेशंस अपने कॉन्सेप्ट्स वीक छोड़ दिए। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, आप बीबीए बीकॉम किसी भी कोर्स में आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, अब इसको स्टडी पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए,
क्योंकि आपने जो एक साल ये पूरा दिया है, अब इसका रिटर्न कमाने का वक्त आ गया, ठीक है। और ओपन बुक एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान है, इसीलिए अभी जितना भी टाइम बचा है उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये थी प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है। मुझे पता है चैट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज पोस्ट की जा रही है, मैं एक एक करके सारी क्वेरीज आंसर करूंगा, लेकिन पहले जो मेरा आज का टारगेटेड कंटेंट है मैं वो कवर कर लूं। इन केस अगर ऐसा भी हुआ कि जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं आज आंसर नहीं कर पाया, तो मैं फिर से एक और स्पेशल लगा दूंगा, एक और स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा आपके बचे हुए डाउट्स को आंसर करने के लिए। इसीलिए आप अभी जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली प्रिपरेशन टिप्स की, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन टिप्स की। प्रेजेंटेशन में भी थ्योरी आंसर्स और न्यूमेरिकल आंसर्स, ठीक है, दो टाइप के आंसर्स होंगे जो कि आपको प्रेजेंट करने रहेंगे। थ्योरी आंसर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नीटनेस की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में से देख करके आंसर लिख कर जाने वाले, ठीक है, पर आपके पास ज्यादा टाइम भी अवेलेबल है आंसर शीट्स आंसर करने के लिए, ठीक है। पहले तो एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता था, पर अभी तो यहाँ पर पेज लिमिट लगा दी है, सिर्फ 16 पेजेस ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो आपको ज्यादा अब लिखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है आंसर्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पर जजमेंट नीटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। जिनकी कॉपी साफ सुथरी दिख रही होगी, अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, श्योरली वो ज्यादा मार्क्स ग्रैब करेंगे। इस वजह से नीटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नीटनेस के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको श्योरली बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हर एक आंसर में पेज लिमिट का ध्यान रख के प्रिसाइज फुल रहने की जरूरत है। देखिए मान लीजिए कि आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन पेपर में, मान लीजिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए एक पेज का इस्तेमाल किया है, तो आप बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी एक ही पेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अपने आंसर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा आंसर बन रहा है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा छोटा आंसर बन रहा है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आपने एक पेज में लिखा, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने 1/4 पेज में 1.25 पेजेस में कवर किया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इतना वेरिएशन तो चलेगा, लेकिन कोशिश करके अपने आंसर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपने 2 पेज में आंसर कर दिया और कोई क्वेश्चन आपने आधे पेज में आंसर किया। इतना बड़ा बड़ा वेरिएशन मत रखना, आंसर्स को यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करना। आपको ये कोशिश करनी है कि शुरुआत से लेकर के आखिरी वाले आंसर्स तक, शुरुआत से लेकर के आखिरी वाले आंसर तक आपके आंसर सिमिलर मार्क्स फेच करें, ठीक है। भाई हमारी जो नॉर्मल एग्जाम्स होती है उसमें तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि हम सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो हमें अच्छे से आता है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि उस क्वेश्चन में हमें सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस में ही आंसर करना चाहिए ताकि चेक करने वाले को आसानी, क्योंकि आपके पास तो किताब अवेलेबल है, आपको हर आंसर को ढूंढने में लगभग लगभग उतनी ही मेहनत लगनी है। तो इस वजह से कोशिश करके यूनिफॉर्म ऑर्डर में ही आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और पेज लिमिट पहले से ही देख लीजिए कि जितने आपको लिखना है उसमें आपको 16 पेजेस की अगर मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है, तो आप आंसर्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा वैसे तो। अब जैसे कि मान लीजिए कि 6 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ही पूछ लिए उसने उसने न ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस दिया, न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस दिया, तो आप अराउंड 2.5 पेजेस के 2.53 पेजेस के आंसर्स लिख करके उस 16 पेजेस की पेज लिमिट को कवर कीजिएगा। अगर वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दोनों ही पूछ रहा है, तो आप ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप एक एक पेज लिखिए, तो 5 क्वेश्चंस अगर हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 पेजेस में कवर हो जाएंगे। सिमिलरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फिर 2-2 पेजेस पे लिखिए, तो वहां पर वो 10 पेजेस में कवर हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा पेज भी आपके पास रह जाएगा, राइट। तो आप ऐसे पहले से ही प्लान कर लीजिए कि आपको किस प्रकार से आपके आंसर्स लिखना है।
अपने आंसर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पहले से ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास जो टोटल पेज लिमिट अवेलेबल है आपको उसको किस प्रकार यूटिलाइज करना, ठीक है। नीटनेस का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उसमें आपको दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि आप काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपका जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो आप ऐसे हाइलाइटर इस्तेमाल करें, हेडिंग्स को या क्वेश्चन नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, और ब्लू बॉल पॉइंट पेन को आप कंटेंट लिखने के लिए इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखिए जो ब्लू कलर होता है ना वो आंखों को सबसे ज्यादा आराम देता है, और ब्लैक कलर हाईलाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर एग्जामिनर के पास आपके डिटेल में आंसर्स चेक करने का ज्यादा समय नहीं है तो वो हेडिंग्स देखता है और आपके कंटेंट को ऊपर ऊपर से देखता है, उसमें कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने दो पेन्स का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर भी आप अपने लेवल पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक ही कलर का पेन इस्तेमाल करना है या दो कलर के पेन इस्तेमाल करने हैं। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप दो कलर के पेन इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा स्पेस छोड़ करके ज्यादा स्पेस कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर आपको प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं और आप वर्ड लिमिट जैसी भी आपने हर एक आंसर की कैलकुलेट की है उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि समय बचाने के लिए या आलस आ रहा है आंसर्स लिखने में तो आपने छोटे आंसर्स लिखे, ज्यादा गैप छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम को घर से देने का मौका मिल रहा है, सिंसियरली दे करके बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि हम कई बार फॉर्मेट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बना करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और उसके लिए हम पेंसिल का उपयोग करते हैं। अब एग्जाम में तो क्या होता है कि हमें 5 से 6 पेजेस बड़े बड़े आंसर्स लिखने की जरूरत होती है, इस वजह से हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, दूसरी चीजें करते हैं। यहाँ पर हम फ्लो चार्ट तभी बनाएंगे जब जरूरत है, जहां पर वो फ्लो चार्ट अवॉइड हो सकता है वहां पर उस फ्लो चार्ट को अवॉइड कर देंगे, लेकिन जहां पर कोई चीज समझाने के लिए फ्लो चार्ट की जरूरत होगी ना वहां पर हम जरूर फ्लो चार्ट बनाएंगे, पेंसिल का यूज करेंगे डायग्राम्स बनाने के लिए, नीटनेस रखेंगे। और अगर हम जो हमने हेडलाइंस दी है ब्लैक कलर से उसको अंडरलाइन करने का मौका मिलता है, या अगर क्वेश्चंस के नीचे प्रॉपर लाइनिंग करने का मौका मिलता है तो वो भी हम करेंगे। कोशिश करके ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल का यूज करके हम नीटनेस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे और कोई कलर पेन यूज करने की या और कोई हाइलाइटर यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक पन्ना ब्लू बॉल पॉइंट पेन से लिखा और एक पन्ना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखा, ये भी नहीं करना है। कोई एक आप स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर लीजिए और सभी के सभी पेपर्स में उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार आप आंसर्स लिखिए, ठीक है। और कोशिश करके ये जो 16 पेजेस की लिमिट है उसको पूरा एग्जॉस्ट कीजिए ना, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते और इससे कम भी लिखने की कोशिश मत करें, ठीक है। तो इतने बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स प्लान करो कि 16 पेजेस पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो और आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर्ड दिखे, ठीक है। एक और बात यह है कि मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, तो कॉपी करना आपको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि किताब का देखा और ऐसा का ऐसा छाप दिया, नहीं, कोशिश करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोशिश करके अपने एग्जाम्पल्स दीजिए ताकि उस एग्जामिनर को लगे, और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा। जो चेक करने वाला होता है ना वो ऊपर ऊपर से देख करके भी पता लगा लेता है कि आपके आंसर्स कैसे हैं, तो कोशिश करके उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो बड़ा कंटेंट है उसको प्रिसाइज में कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर्स के ऊपर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने के लिए यही स्ट्रैटेजी है। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई लंबे लंबे पैराग्राफ्स आ रहे हैं लिखने के लिए तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ दीजिए। हमेशा पॉइंट्स जो होते हैं ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और जो पैराग्राफ्स होते हैं वो कम अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो आप कोशिश करके, मतलब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आप कोशिश करके पॉइंट्स में आंसर्स दीजिए, पैराग्राफ्स जितना हो सकता है अवॉइड कीजिएगा, लेकिन फिर भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें लिख सकते हैं। कीवर्ड्स को पेंसिल से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि कीवर्ड्स के ऊपर आसानी से उसका ध्यान जाए और कीवर्ड्स के बेसिस पर वो आपकी आसान मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो अवेलेबल टाइम है 3-4 दिन का आपके पास एग्जाम लिखने के लिए, उसे आपको पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है।
ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। इसमें 90% से ऊपर बनाना भी आसान है, पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए सभी बच्चे अगर घर से लिख करके आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा लिख करके आएंगे, तो इस वजह से मार्किंग तो थोड़ी अच्छी ही होगी, लेकिन आप 90% के ऊपर जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एग्रीगेट इंप्रूव हो पाए। जैसे जो आज थर्ड ईयर में बच्चे, उन्होंने फर्स्ट ईयर की एक एग्जाम दी थी, सेकंड ईयर में भी जनरल प्रमोशन हुआ है और थर्ड ईयर में भी ओपन बुक एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो वो कोशिश करें कि 85% से ऊपर का एग्रीगेट वो ले जाए। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है वो तो कोशिश करें 90 के ऊपर ही लेकर के आए, ताकि आगे अगर कोई एग्जाम होती है तो उसमें अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी एग्रीगेट कवर हो जाए, और अगर एग्रीगेट 90 के ऊपर जा रहा है तो फिर बात ही क्या है, आईआईएम्स या दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत वेटेज मिलेगा अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को पूरा टाइम यूटिलाइज करके अच्छे से मेहनत करना है और इस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली रियलाइज करना है, ठीक है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें कैसी प्रेजेंटेशन टिप्स रखनी है। देखिए न्यूमेरिकल आंसर्स में मैंने पहले भी कहा है कि आप पहले ही अच्छे से उसको पढ़ करके कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि उस वक्त आपको आंसर सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको वही का वही आंसर, वही का वही क्वेश्चन बुक में मिल जाता है तो सोने पर सुहागा है, वो तो आप देख करके ही लिखेंगे। और मान लो अगर कभी नहीं मिल रहा है तो प्रैक्टिस होगी तो ही सॉल्व कर पाओगे। इस वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी अगर चॉइस दी गई हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी चूज करना जब तुम श्योर हो कि तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर तुमको डाउट है कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो पहले रफ में कर करके देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर आओ। काटापीट यहाँ पर अवॉइड करनी है, थ्योरेटिकल आंसर्स में भी न्यूमेरिकल आंसर्स में भी। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन उठाया फिर उसको काट दिया और फिर उसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आंसर कर दिया, उसके और वाला क्वेश्चन आंसर कर दिया। ऐसे पेजेस वेस्ट नहीं करने यहाँ पर हर एक पेज बहुत कीमती है। तो जहां जहां चॉइस दी हुई है वहां वहां आप न्यूमेरिकल आंसर्स तभी अटेम्प्ट करना जब आप श्योर है कि आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका प्रेजेंटेशन बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए टैबुलर फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फोर्थ सेमेस्टर वाले मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में, बीकॉम थर्ड ईयर वालों को भी एक मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है। वहां पर आप टैबुलर फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पर आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कीजिए, और अपने आंसर्स जो है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, उसको हाईलाइट कीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। हाँ जी। और यहाँ पर आपको ऐसी कोशिश करना है कि जितना न्यूमेरिकल आंसर्स प्रेजेंट करने के लिए डिटेल देना जरूरी होता है उतना डिटेल दे। ऐसा नहीं हो कि सिंपली शॉर्ट प्रिसाइज में आपने उसके कैलकुलेशन कर करके उसको प्रेजेंट कर दिया और खत्म कर दिया। और ऐसा भी ना हो कि आपने लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं कि आपको आगे स्पेस कम पड़ गई, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉपर डिटेलिंग भी कीजिए और लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस भी अवॉइड कीजिए। मतलब एक्सप्लेनेशंस में देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, कि आप ना ज्यादा बहुत बड़ा लिखें और ना ही उसमें कम लिखें, ठीक है। तो उसमें सिस्टमैटिकली प्रिसाइसली प्रेजेंट करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन टिप्स भी खत्म हो गई है, और मैंने थ्योरेटिकल आंसर्स और न्यूमेरिकल आंसर्स दोनों ही टाइप के लिए प्रिपरेशन टिप्स भी आपको बता दी और प्रेजेंटेशन टिप्स भी आपको बता दी, राइट। हाँ, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं चैट बॉक्स के ऊपर। अब जो और बच्चों के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप चैट बॉक्स पर लिखते रहिए, मैं आपको सारे के सारे आंसर्स, आपके स्पेसिफिक आंसर्स अभी देना शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब सिमी जैन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीबीए सेकंड सेम एग्जाम कौन से वाले महीने में होगी। तो ये जुलाई में एक्सपेक्टेड है। बीबीए सेकंड और फोर्थ सेम के एग्जाम्स जो है वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है। बीबीए सेकंड सेम और फोर्थ सेम के एग्जाम फॉर्म्स आ चुके हैं, ये मैंने आपको कल जो ग्रुप के ऊपर नोटिफिकेशन डाला था उसमें बता दिया था। तो आप अब जल्दी से एग्जाम फॉर्म भर लीजिए, और एग्जाम फॉर्म में जो आपको हमने बताया है पूरा प्रोसीजर कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर अगर कुछ है तो उसकी मार्कशीट के साथ यहाँ पर हार्ड कॉपी जमा करनी है। हम ग्रुप पर अभी और वापस से उसका एक डिटेल्ड मैसेज डाल देंगे, तो वो भी आपको इस बार करना रहेगा, ठीक है। तो सेकंड सेम की एग्जाम्स और फोर्थ सेम की एग्जाम्स जुलाई फर्स्ट वीक में आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड है, और जुलाई एंड वीक तक भी जा सकती है वो। तो आप
उसके लिए थोड़े से तैयार रहिए कि वो कौन सी डेट पर होने वाली है। सिक्स्थ सेम की जो एग्जाम्स, सिक्स्थ सेम की जो एग्जाम्स है, वो सिक्स सेम की एग्जाम्स के लिए डेट्स आ चुकी हैं। 23 को ऑनलाइन पेपर अपलोड होंगे और 28 तक जमा करने रहेंगे। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन कल आ गया था, हमने ग्रुप्स के ऊपर डाल दिया है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। सेकंड और फोर्थ सेम की एग्जाम डेट्स नहीं आई है, लेकिन एग्जाम फॉर्म्स आ गए हैं। इवन जो सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे या फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे किसी प्रीवियस सेमेस्टर में एटीकेटी लेकर के बैठे हैं, तो उस एटीकेटी को क्लियर करने का पिछली बार की ही तरह एक बार वापस से बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। एटीकेटी के एग्जाम फॉर्म्स भी भर लीजिए। जिनकी सिक्स्थ सेम में एटीकेटी है उनका सेकंड सेम फोर्थ सेम, सॉरी, जिनका सिक्स सेम का भी पेपर है और सेकंड सेम फोर्थ सेम में एटीकेटी है, वो सेकंड सेम फोर्थ सेम के फॉर्म्स के साथ एटीकेटी के फॉर्म्स भी भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को सिक्स सेम में एटीकेटी है वो भी सेकंड और फोर्थ सेम के उनके एटीकेटी के फॉर्म्स भी खुल जाएंगे, तो आप वो भी फटाफट से भर लीजिए। हाँ जी। अब कोई एक बच्चा है जो कि जेठिया नाम से एंटर हुआ। ठीक है, तुम बहुत बड़े गधे हो जेठिया, जो तुम खुद का नाम छुपा रहे हो। हाँ जी, खुशी ने एक क्वेश्चन पूछा है। खुशी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर सिंगल लॉन्ग आंसर के लिए मिनिमम कितने पेजेस वुड बी गुड। तो खुशी, इसमें ना आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर जाइए। ठीक है, आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मुझे ना 16 से कम पेजेस लिखना है, ना 16 से ज्यादा पेजेस लिखना है। ठीक है, दोनों ही चीजों में बैलेंस बना करके चलना है। ना 16 से कम पेजेस लिखना है, ना 16 से ज्यादा पेजेस लिखना है, और हर आंसर में स्पेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसमें जितना मैक्सिमम स्पेस आप दे सकते हैं उस मैक्सिमम स्पेस के अकॉर्डिंगली आप लिखिए। लॉन्ग आंसर टाइप है तो फिर उस मैक्सिमम स्पेस के अकॉर्डिंगली लिखिए। जब पेपर आता है, जब नहीं अगर समझ में आ रहा है कितने पेजेस लिखना है, तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कितने पेजेस लिखना है। लेकिन कितने पेजेस लिखना है ये तभी डिसाइड होगा जब पेपर हाथ में आए। ठीक है, तो अब सिमी जैन कह रही है कि जुलाई में या फर्स्ट वीक में, तो जुलाई फर्स्ट वीक से एंड वीक तक कभी भी हो सकती है, सेकेंड थर्ड वीक में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और वो जो नोटिफिकेशन है उसमें तो फोर्थ वीक लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम ज्यादा टाइमिंग के ऊपर भरोसा ना करें। जुलाई में कभी भी आपकी एग्जाम्स हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, अब शिवानी पाटीदार पूछ रही है कि असाइनमेंट कॉलेज में कब सबमिट करना है। असाइनमेंट के लिए 15 तारीख लास्ट डेट थी। ठीक है, तो अब अगर आप सबमिट करते हैं तो ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में सबमिट करना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं कॉलेज में रहता हूँ, आप यहाँ पर असाइनमेंट आकर के दे सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन का तो हमने डिटेल्ड प्रोसीजर पहले भी बताया हुआ था, कल भी ग्रुप के ऊपर पोस्ट किया था एज अ रिमाइंडर। आप उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें और तभी ऑनलाइन असाइनमेंट्स भेजें। ठीक है, अब प्रथम पूछ रहा है कि क्या सेकंड सेम के पेपर्स एक साथ अपलोड होंगे वेबसाइट पे। सभी क्लासेस के पेपर्स एक साथ ही अपलोड होंगे वेबसाइट। और एक और बच्चे ने पूछा है कि एमपी ऑनलाइन से एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एमपी ऑनलाइन से भी निकल जाएगा, ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो हम पूछ रहा है कि हाउ डू वी नो इफ क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। उसमें दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप आंसर्स लिखने हैं, उसमें दिया हुआ होगा, क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, देवश्री पूछ रही है कि अगर आंसर शीट 14 पेजेस की है तो क्या उसमें हम एक और पेज, अब ये कोई गधा बच्चा आ गया जिसने वापस से एनोटेट करना शुरू कर दिया, तो मेरी पूरी स्क्रीन खराब कर देते हो। तो क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ जी, तो अब मतलब टीचर को परेशान करना है, कुछ भी कर करके खुन्नस निकालनी है, ऐसा भी क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा। हाँ जी, देवश्री कोशिश की करके 16 पेजेस की आंसर शीट लेकर के आई। ठीक है, अगर आपको 14 पेजेस की आंसर शीट मिली है तो आप उसमें एक पेज इस तरीके से इंसर्ट करना, मतलब उसका स्टेपलर खोल करके फिर पेज इंसर्ट करना, ताकि उसमें ज्यादा एड ऑन दिखे नहीं। ठीक है, अब ये जेठिया बड़ा तंग कर रहा है, बार बार हाथ रेस करेगा, कभी एनोटेट करेगा, पागल लड़का है ये। इसको कुछ ना कुछ करने का जुनून है सर पे सवार कि नहीं, आज तो मैं फेमस होकर के जाऊंगा, आज मुझे हीरो बनना ही बनना है। जेठिया तुम ऑलरेडी हीरो हो यार।
हाँ जी, तो जेठिया को क्लास से रिमूव कर दिया गया है। आगे हर्षिका ने क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम फॉर्म के सर्कुलर में 30 जून की लास्ट डेट है, तो एग्जाम डेट 23 से 28 जून क्यों है? एग्जाम फॉर्म के सर्कुलर में 22 जून आखिरी तारीख है। एग्जाम फॉर्म भरने की 22 जून आखिरी तारीख है हर्षिका, 23 तारीख से आपके एग्जाम्स है। ठीक है, तो आप एग्जाम सर्कुलर भले ही दोबारा से पढ़ सकती हैं, उसमें 22 जून आखिरी तारीख है। 30 जून तो हमें इंटरनल मार्क्स भेजने के लिए तारीख दी गई। ठीक है, वो भी हम पहले ही भेज देंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स यहाँ पर चेक करने आते हैं। तो 22 जून ही आखिरी तारीख है आपके पास एग्जाम फॉर्म भरने की, 23 जून से आपको एग्जाम देना। ठीक है, मुस्कान पूछ रही है कि अगर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आए तो आप रिप्लाई करोगे क्या? मुस्कान, हम सिर्फ एथिकल बेस में ही जाएंगे, अनएथिकल बेस ऑप्ट नहीं करेंगे। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बिल्कुल टीचर्स को अप्रोच कीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लेने के लिए इट्स नॉट गुड, ऐसा नहीं करना। अब प्रांजल पूछ रही है कि मैं किसी और से लिखवा सकती हूँ क्या? अगर मैं नहीं लिख सकती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करके आप देखो, आपके पास टाइम बहुत है, आप धीरे धीरे भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। अगर आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो गया है, तो भी आप धीरे धीरे लिख करके खुद के आंसर्स खुद ही लिखिए, दूसरे से ना लिखवाएं। हाँ जी, सेजल पूछ रहा है कि हमें एडमिट कार्ड लगाना है, सभी बच्चों को एडमिट कार्ड लगाना है। थर्ड ईयर वाले बच्चों के एडमिट कार्ड जो पहले आ गए थे वही लागू रहेंगे, और जो उसमें सेंटर दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान न दें। सेंटर जो है वो आपका कॉलेज में ही आपको जमा करना है, इस पर कोई कंफ्यूजन ना हो। सभी बच्चों को एडमिट कार्ड लगाना रहेगा। एडमिट कार्ड जो है वो एमपी ऑनलाइन से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन के सेंटर पर जाकर के भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसके आगे प्रांजल मिश्रा ने लिखा है कि हैंडराइटिंग इश्यूज नहीं आएंगे अगर सब में अलग अलग हुई तो। नहीं नहीं, देखिए हैंडराइटिंग इश्यूज तो आएंगे, एक ही हैंडराइटिंग में आंसर कीजिए ना, अलग अलग हैंडराइटिंग में आंसर करना ही क्यों है? एक ही हैंडराइटिंग में आंसर कीजिए, देखिए ये चीजें चेक होगी। ठीक है, तो आप एक ही हैंडराइटिंग में आंसर कीजिए, और ऐसा नहीं कीजिए कि किसी और से लिखवा लें या ऐसा कुछ कर लें। सिंसियरली दो यार एग्जाम, और अपना काम आप खुद। अब देखो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 4 ही मिनट बचे मीटिंग में। मैंने भी एक कोर्स ज्वाइन किया था इग्नू से। इग्नू जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें डीएलपी प्रोग्राम में सारे कोर्सेज होते हैं, मुझे भी उसके असाइनमेंट देने हैं। तो ऐसे तो मैं भी पैसे दे करके असाइनमेंट बाहर से खरीद सकता था, मेरे पास भी टाइम नहीं है कोई लिखने का। लेकिन मुझे पता है कि जितना मेरा काम मैं सिंसियरली करूंगा, और कोई भी व्यक्ति मेरा सगा भाई भी होगा ना, तो भी वो इतना सिंसियरली नहीं करेगा जितना मैं खुद अपना काम सिंसियरली करूंगा। कोई भी, किसी भी इंसान के जीवन में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए अपने आंसर्स कोशिश करके खुद ही लिखिए, और यूनिफॉर्म हैंडराइटिंग तो ऑफ कोर्स मेंटेन करना ही है। ठीक है, तो यस सोनी पूछ रहा है कि कॉलेज में हार्ड कोर कॉपी कब सबमिट करना है। देखिए अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले कॉपी कॉलेज में जमा करना जरूरी है। 17 जून को आपके पेपर अपलोड होंगे, 21 जून शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको कॉपी कॉलेज में जमा करना जरूरी रहेगी। ठीक है, अब प्रांजल कह रही है फ्रैक्चर है हाथ में, हम समझ गए, धीरे धीरे लिखिए, बना बना कर लिखिए, सब हो जाएगा। ध्वनि पूछ रही है कि जो आखिरी दिन होगा आंसर शीट भेजने का, उस दिन कॉलेज में सबमिट करना होगा कि हम इंदौर के बाहर हैं। तो ध्वनि, मैंने जो अपने पहले सेशंस लिए हैं डे 1 और डे 2 पे, उसमें मैंने यही बताया कि अगर आप इंदौर में हैं तो आपको कॉलेज में आकर के आंसर शीट्स जमा करनी है। अगर आप इंदौर में नहीं हैं तो आपको स्पेसिफाइड जो हमने एड्रेस बताया था उसके ऊपर आपको आंसर शीट्स भेजने की जरूरत पड़ेगी। अब 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए वो भी खोल देता हूँ कि एड्रेस क्या है कॉलेजेस के। 1 मिनट में बस मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, अब ये वाला जो हमारे पास लिस्ट ऑफ सेंटर्स है ना, इसमें अगर आप दूसरे नंबर पेज पर देखेंगे तो आपको सॉफ्ट विजन कॉलेज का एड्रेस मिल जाएगा। ये सॉफ्ट विजन कॉलेज सेक्टर F स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हमने सभी ग्रुप्स के ऊपर अपलोड कर दिया था। और आप 15th नंबर पेज पर देखेंगे, अगर 15th नंबर अगर आप पेज पर देखेंगे तो 15th नंबर पेज पे आपको ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस बाईपास निपानिया दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने ओमिक सिटी 1 के पहले इंदौर ये एड्रेस मिल जाएगा। ये एड्रेस आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो जो बच्चे इंदौर में हैं वो कॉलेज में आकर के, जीएसबी में आकर के ही अपनी कॉपियां जमा करेंगे। जो बच्चे इंदौर में नहीं हैं
वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से सॉफ्ट विजन के एड्रेस पर भेजेंगे, जीएसबी के एड्रेस पर नहीं, सॉफ्ट विजन के एड्रेस पर भेजेंगे। लिखने का क्या तरीका है एनवलप के ऊपर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, दोबारा से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। हर्षिका कह रही है एडमिट कार्ड आ गए हैं कि आपके एडमिट कार्ड एग्जाम फॉर्म जिस दिन भरा जाएंगे उसके बाद लिंक होगी, और आप ट्राई करते रहिए, एक दो दिन में वो अपलोड हो जाएंगे, हो सकता है आज भी हो जाए हर्षिका 6 सेम के एडमिट कार्ड, ठीक है। आगे और क्या है, आगे और फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड्स कब आएंगे? फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड्स जैसे ही आते हैं हम आपको नोटिफाई कर देंगे ग्रुप से, आप भी वेबसाइट के ऊपर चेक करते रहिए। तन्विशा पूछ रही है कि बीबीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को 6 पेपर्स देने के लिए कितना टाइम मिला है, और अगर हमें 6 पेपर्स देने के लिए कितना था उतना ही टाइम मिलेगा? शायद तन्विशा जितना टाइम थर्ड ईयर वालों को मिला है उतना ही टाइम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, दोनों ही लिख सकते हैं पुलकित दुबे, क्वेश्चन नंबर्स लिखिए, क्वेश्चन लिखने में स्पेस वेस्ट मत कीजिए। और भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, एक दो क्वेरीज और हैं जो हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो क्वेरीज में आंसर नहीं कर पाए वो व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा। और ये वाला सेशन अभी हम एंड करते हैं क्योंकि 1 मिनट से भी कम इस मीटिंग के खत्म होने में बचा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जो क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाए वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर आपके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो रिकॉर्डिंग कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हैं, हम भी कोई तरीका ढूंढ रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग भेजने का। 3-3 मीटिंग की बड़ी बड़ी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स है, कोशिश करेंगे आप तक हम उसको पहुंचा दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।